देखो, आज मुझे टॉपिक पढ़ना है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है प्राकृतिक जो मेरे स्रोत हैं, यानी कि उनके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। यानी कि आपका जो हिस्सा ये है, ये आपका हिस्सा किस में आता है? जियोग्राफी में आता है। ठीक है। तो जियोग्राफी के अंतर्गत जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, है ना, वर्गों में बांटना। तो देखो यार, नेचुरल का हमने क्या बताया? प्राकृतिक। क्या बताया? प्राकृतिक। प्राकृतिक। और रिसोर्सेज का मतलब है स्रोत, है ना। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और रिसोर्स का मतलब स्रोत। तो एस लगा हुआ है इसलिए प्लूरल हो गया। ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है, मतलब बांटना, विभाजित करना, है ना। वर्गीकरण। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी भी बताते चल रहा हूँ। और जो बच्चे इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में भी हम इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब है रिसोर्स जो भी है, जो भी स्रोत है बेटा, उसका जो वर्गीकरण किया गया है, उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में, कितने पार्ट में किया गया है। तो पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल मतलब है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। री क्या बताता है कि हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। नेबल मतलब होता है हम नया वहीं से दूसरी चीज बना सकते हैं। तो भैया देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता क्या है, इसके पहले बारे में हम जान लेंगे। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट कैन बी यूज्ड अगेन, यानी कि हम उसको क्या करते हैं बेटा, हम अगेन पुनः पुनः दोबारा उसको हम यूज कर सकते हैं। एक बार खत्म हो जाए दोबारा फिर उसको यूज कर सकते हैं। मतलब हम उसको ऐसे कह सकते हो कि भैया उसको हम कभी उसको खत्म नहीं होता है, एग्जॉस्टेबल नहीं होता है, यानी कि इनएग्जॉस्टेबल होता है। इसीलिए अभी देखो शब्द दिया गया है, वर्ड जो दिया गया है इंग्लिश में इनएग्जॉस्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, है ना। इसको क्या बोलोगे? इनएग्जॉस्टेबल बोलोगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सम एग्जांपल्स आर, कौन कौन से हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? जैसे है विंड, जो मेरी हवा है, सनलाइट, जो सूरज की प्रकाश है, जो सूरज की लाइट है, एंड वाटर, जो पानी है। ठीक है। उसके बाद में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी गैर परंपरागत, यानी कि गैर प्राकृतिक जो है, यानी कि हम कह सकते हैं भैया, नहीं सॉरी, जो हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, जो हम नेचुरल है तो नेचुरल बेटा, उसका रिसोर्सेज का ही पार्ट है, लेकिन हम उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते। जैसे अब उसको पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे कि होता क्या है, कोई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तुमको ये देखो, नॉन रिसोर्सेज आर द वंस, वो एक ही होता है दैट की डू नॉट ग्रो, उसको हम ग्रो नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, और कम बैक, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वंस, एक बार, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाता है, आर यूज मतलब होता है यूज कर लिया गया है, अब इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर किसी जो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर मैं यूज कर लेता हूं, अगर वो खत्म हो जाता है, अगर वो एग्जॉस्टेबल हो जाता है, तो उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे? टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करके देम, कि हम उसको दोबारा ला सके, ऐसा हमारा नहीं हो सकता है। दे आर ऑल एग्जॉस्टेबल एंड द कैन नॉट बी द रिप्लेस्ड, यानी कि इसके स्थान पर कोई भी दूसरा रिसोर्सेस नहीं ला सकते हैं, एक ही लाएंगे, यानी कि यही हमारा रहेगा। जब तक हम इसको यूज करेंगे तब तक यही रहेगा, और जिस दिन खत्म हो जाएगा इसको हम दोबारा नहीं भैया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, सम आगे लिखा हुआ देखो यहाँ पे, सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेस, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें, और ऑयल, जिसमें ऑयल है, ऑयल मतलब समझते हो, जो डीजल है, जो पेट्रोल है ना, ये सब। उसके बाद कॉपर, कॉपर मतलब है कि कॉपर की खाने होती हैं, खाने, तो कॉपर की खाने से मतलब खान मतलब एक लिमिटेड सोर्सेस है। तो वहां से क्या होगा, इसका जब यूज कर लिया जाएगा तो एक समय पर, एक ऐसा समय आएगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डायमंड्स, हीरा, और उसके बाद नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस, मिनरल्स, खनिज जो होते हैं वो, एंड आयरन, और
ओरियस। ओरियस क्या होता है लल्ला? ओरियस होता है, ओरियस क्या होता है? ओरियस होता है बेटा अयस्क। क्या होता है? अयस्क। अच्छा, अयस्क से ही किसी भी मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को या मेटलाइट को प्राप्त किया जाता है। यानी कि अयस्क क्या होता है? एक उसका कलेक्शन होता है। मेटल, नॉन मेटल और हम कह सकते हैं मेटलाइट का कलेक्शन होता है। इसी अयस्क से, इसी ओर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम भैया किसी भी प्रकार का कॉपर, किसी भी प्रकार का खनिज प्राप्त कर सकते हैं, मिनरल्स प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे आपका मेटलाइट्स हो। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर कहूं तो धातु और अधातु और उपधातु ये सब कहां से प्राप्त होते हैं? एक अयस्क होता है जिसका कलेक्शन होता है, और कलेक्शन से ही उसको क्या किया जाता है? निष्पादित किया जाता है, अलग किया जाता है। गोल्ड, सोना, सिल्वर एंड द रॉक्स। जो मेरे पास में रॉक्स हैं, चट्टाने जो हैं, वो ये भी मेरी क्या है? ये भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। गोल्ड को भी नहीं कर सकते, सिल्वर को भी नहीं कर सकते, और रॉक्स को भी नहीं कर सकते। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बेटा बल्ब जला दो। देखो बेटा, पहले हम समझ लेंगे कि ये देखो, ये जो मेरी लाइंस होती है, जो अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिख रहा है हमारी जो प्रॉब्लम? वो बाद में, पहले ये समझ लो, उसके बाद में इसको बता। इसका नहीं, इसी का ये पार्ट है, मतलब बाद में बताएंगे, क्योंकि ये अगर समझ नहीं आएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि ये चीज इससे, ये वाली जो ऊपर वाली चीज है ना, ये इससे निकली हुई, इतना ध्यान रखना। ये बता, ये मेरी क्या है? पूरी पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ठीक है, और अर्थ को जो बीच में लाइन डाली है, तो ये दो बराबर भागों में बांटे। ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, ये जो दिया है नॉर्थ हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, बात आई समझे? अगर मैं कहूँ लाइन से जो नीचे बढ़ गया उसको बोलते हैं दादा साउथ। साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्फीयर जो होता है लल्ला, स्फीयर होता है गोला। क्या होता है? गोला। और हेमी का मतलब लल्ला क्या होता है? हेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि अर्थ। ठीक है, तो वहीं से निकला है कि गोला का आधा कर दो, तो गोले को जब आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? स्फीयर का हेमिस्फीयर बन जाएगा। कितनी बात कर रहे हैं, बात आई समझे? तो हमने कहा था कि पृथ्वी के बीच बिल्कुल बीच ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सिर्फ इमेजिन की गई है एक व्यक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ब्रह्मांड में थी, ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति ने दिया है। वो उनके भैया किसने दिया है? ज्योग्राफी में जो भी हमारे जो वैज्ञानिक शास्त्र आए, जो भी उनके कहते हैं जो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं इनको, उन्होंने ये सब चीजें दिया है। अब हम ज्योग्राफी के अंदर जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे जनक आते हैं कि इस सेक्टर के ये जनक हैं, इसके सेक्टर के ये फादर हैं, तो उसके बारे में अगर पढ़ना सही से, तो अब उसकी भी अलग वीडियो से बनाते हैं। देखो इसमें, देखो ये क्या है, इसमें देखो जो हम क्या भैया पूरी पृथ्वी है, बीच में वाली लाइन क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश, इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, या इसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला उसका साउथ हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हेलो, ये जैसे हम भैया, जैसे ये बिल्कुल बीचों बीच लाइन है ये इक्वेटर। अब इक्वेटर के जैसे हम ऊपर को बढ़ेंगे, ऊपर को, तो लाइन क्या होगी? बढ़ेगी ना। जैसे भैया ये मान लो 1 पे है, ये मान लेते हैं 2 पे है, ये मान लेते हैं 3 पे है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा उत्तर की, यानी कि मेरी जो कर्क रेखा है वो लल्ला क्या है? वो दक्षिणों जो इक्वेटर के ऊपर है उसको बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो कि भारत से होकर जाती है, क्योंकि भारत जो है लल्ला, ध्यान रखना,
भारत मान लेते हैं, ये मान लो भारत है, और भारत जो है पृथ्वी पर कहाँ पे आता है, कोई पूछ ले तुमसे तो भैया ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दो ऐसे, ठीक है। तो हमको भैया ये जो काटता है तो ये बन जाता है नॉर्थ और साउथ, और ये जो काट देगा है तो भैया ये बन जाता है ईस्ट, और ये होती है हमारी डायरेक्शन वेस्ट, ये ईस्ट ये वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ हो जाएगा, बोलो। और ये बिल्कुल क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो हमको ये इंडिया कहाँ आता है, इंडिया कहीं पे यहाँ पे प्रदर्शित होता है इंडिया। तो इंडिया किस में आएगा भैया, ऊपर वाले है, ऊपर वाला है इसका मतलब नॉर्थ में आएगा, इधर वाला है इसका मतलब ईस्ट में आएगा, इसका मतलब है कहाँ है, किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो हमके भैया ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो है स्फीयर जो है उसमें हमारा इंडिया आता है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, बात याद रहेगी। इसीलिए जब उसका जब विस्तार लिखा जाता है, जो मेरा भारत का जो विस्तार लिखा जाता है उसमें ईस्ट और नॉर्थ क्यों आता है कि भैया 28 6 से लेकर 37 6 तक ऐसे ही करके जो हमारा दिया होता है वो मेरा क्यों कैसे दिया होता है, बोलो, वो नॉर्थ क्यों दिया होता है, इसीलिए दिया होता है क्योंकि भैया ये जो है मेरा, ये मेरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बार भागों में बांट दोगे, ईस्ट से जब वेस्ट में बांटोगे तो ये लाइन बढ़ती है, और इसको भैया हम यहाँ बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल बोलते हैं, और इस सभी लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये मेरी इंडिया से जाती है, और कितने राज्यों से पूछे कोई तो 8 राज्यों से जाती है, ठीक है, बोलो, बात आई, इतनी बात समझ, इतनी बात आई समझ, इतनी बात आई समझ। तो हमने क्या क्या देख लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी होती है, ये तो मुझे तो हमको भैया 23 थर्ड होती है, कितनी होती है 23, बोलो थर्ड नहीं हाफ, 23 हाफ होती है, ठीक है। तो अब हम भैया इसके नीचे देखोगे, इसके नीचे जैसे 23 हाफ जाओगे तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं, ऊपर वाले को हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि बेटा ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और मेरी इक्वेटर, यानी कि मेरी जो बिल्कुल बीचों बीच वाली जो है, जो जिसको हम विषुवत रेखा बोल सकते हैं, मध्याह्न रेखा बोल सकते हैं, वो होकर वहां से गुजरती है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, अगर ये तुमसे पूछ ले तो एक ही कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका नहीं, अफ्रीका बोलोगे। जो हम पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट क्या बता रहे हैं भैया कि भैया ये देखो पॉइंट हमने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहली लाइन है, ये कौन होती है 23 हाफ होती है। फिर हम बोलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न ये 23 साउथ में होती है, ये नॉर्थ में होती है। और एक होती है लल्ला कौन सी, इक्वेटर, क्या होती है इक्वेटर, है ना, ये होती है ये मध्य वाली होती है। तो ये तीनों लाइन किस कॉन्टिनेंट से जाती हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर होगा अफ्रीका, क्या होगा अफ्रीका, आता है इतनी बात से अफ्रीका से ऊपर जाती है। आप जो मैप में देखेंगे, जब यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं उसको निकाल के समझा सकते थे मैप कि कहाँ पे ये अफ्रीका पड़ता है, कैसे जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बता नहीं सकते, मान लेते हैं यहाँ पे आती है, जैसे अफ्रीका यहाँ पे आता है, ये भी लाइन आएगी उस पर, और ये भी लाइन आएगी, तो मान लेते हैं अफ्रीका यहाँ पे ऐसे, ये बात है ऐसे अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट है लड़का, और यहाँ पे देखो क्या आता है, ये एशिया आता है, ऐसे करते हैं, यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पे छोटी बढ़ गई, यहाँ पे कोई अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बन जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका नीचे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दो है, ठीक है, उसके बाद में आर्कटिक ऊपर जाएगा। तो ये सब इसके क्या है, ये सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और यूरोप यहाँ क्या है, एशिया यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और तुम्हारा जो है नीचे कौन पड़ता है, अंटार्कटिका, ठीक है, इसमें हमारा जो जीवन संभव नहीं, लोग वहाँ पे नहीं रहते, इतने ही मेरे कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है, पता है सुनिए। और ये कोई तुमसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो वो है रूस। क्षेत्रफल में पूछ ले कोई सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्या बताओगे, रूस बड़ा, क्या बड़ा है, रूस
वो सबसे पहले, ठीक है। जनसंख्या में कोई पूछे कौन सा देश है सबसे फर्स्ट पे, तो मेरा इंडिया है, लेकिन पहले कौन था, चाइना था। अब क्या हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है इस समय, इंडिया आ गया, ठीक है। सेकंड पे कौन है, चाइना, ठीक है। अगर ये पूछे कोई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज मेरा भारत किस नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे आता है ना, 7th पे, ठीक है। तो इतनी बात हमारी क्या थी, इतनी बात तो मेरी पृथ्वी के बारे में थी कि ये इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कैसे मतलब इसको हम बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, तो ये सब हमने चीजें देख लिया। 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है, 23 ऑफ क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब चीजें हमने देख लिया। और कॉन्टिनेंट हमने देख लिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जो उसमें न्यूजीलैंड भी आता है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कॉन्टिनेंट, ठीक है, बताइए तुमने। और अगर हम पैसिफिक मतलब ओशियन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन आता है, हिंद आता है, दक्षिणी आता है, ठीक है, आर्कटिक आता है, ठीक है। और कौन आता है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हिंद है, ठीक है। ध्यान इतनी बात हम बता दें, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो ये चीज केवल ध्यान रखना आ सकता है कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होकर जाती हैं, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, चाहे आपका 0 डिग्री आपका इक्वेटर, तीनों जाएंगे उससे ये बना के दिखाएं, ठीक है। ये वाला लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये इस इक्वेटर के ऊपर वाली जो 23rd है नॉर्थ में, और ये है इसके साउथ में, तो ये तीनों जाएंगी उससे, ठीक है। लिखा है वो, ठीक। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम समझेंगे ये हमने लिखा क्या है। ये भाई ऊपर जो लैंग्वेज हमने लिख दिया ये क्या है, ठीक। तो इसको पहले हम समझें, इसको क्या बोलेंगे समझ। अब इससे ही जुड़ी कुछ जानकारी थी, इसलिए हमने इसको पहले बताना ज्यादा सही रखा, ठीक है, ज्यादा सही समझा इसलिए आपको बताया। जान दे चीजों को, देखो आप समझो। ये हमने क्या लिखा है, एक देश का नाम लिखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये नाम है इसका, देश का नाम, कंट्री का। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आल्सो लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि इसकी जो अवस्थिति है, लोकेशन है, वो कहाँ पड़ती है, ये भैया इक्वेटोरियल रीजन में आता है। इक्वेटोरियल रीजन मतलब उसका ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अक्षांशी जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार में आता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन भी बांटे गए हैं ना, उस रीजन में अगर बात करेगा तो भैया कौन सा रीजन लिखोगे, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। यानी कि वहाँ पे टिक करने को आ जाए तो हमके लिए इसमें टिक करोगे, इक्वेटोरियल रीजन टिक करोगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। फिर हम लोग विल बी रीडिंग अबाउट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि रीडिंग में पढ़ रहे हैं द वेराइज, मतलब अलग अलग प्रकार के फीचर्स, मतलब होता है आपके उसके गुण, फीचर मतलब होता है उसके अंदर की गुण ऑफ दिस कंट्री, यानी कि इस कंट्री के जो फीचर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के ही इन दिस रीजन में, आप इस रीजन में आपको सिखाएंगे। उसके बाद में देखो लोकेशन में देखो कहाँ पे आता है, ये अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो पड़ता है, यानी कि भैया ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, तुमने ये इक्वेटर, इंडिया में क्या है, इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। फिर देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है, 23 ऑफ, ये भी 23 ऑफ, नीचे हमारी साउथ, ऊपर वाली नॉर्थ, ये लल्ला नॉर्थ होती है, साउथ होती है, लेकिन होती कितनी है, 23rd ऑफ होती है, ये भी 23rd ऑफ, इतनी बात है, ठीक है। अब हमको भैया ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका कहाँ है, जिस तीनों से ये हमने बताया था, ये जो तीनों से जाए वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो अफ्रीका पड़ता है। तो लोकेशन हमारी क्या होगी, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल मतलब है बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी इक्वेटोरियल रीजन है, तो इक्वेटोरियल रीजन बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाती है। और इसी अफ्रीका में एक देश पड़ता है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इसी देश से, इसी कंट्री से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ही ये मेरी जो है, ये क्या है, ये मेरा इक्वेटर कहता है। इक्वेटर कोई पूछे
आपसे इक्वेटर पूछे कि इक्वेटर किस देश से ज्यादा है अफ्रीका के, तो ये रिपब्लिक सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इनकी DRC, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या कह सकते हो, DROC कह सकते हो। बात इतनी है समझ में, इसकी लोकेशन हमने देख लिया है ना। अच्छा एक बार बताओ, जैसे हमने जो चीजें भी बताई थी, हमने उसको कैंसर बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया, इक्वेटर बताया। अगर मैं चीज बताता ना, अब सीधे हम कह देते कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो इक्वेटर से होकर जाता है और ये अफ्रीका में पड़ता है, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है, तो आपको समझ में इतना नहीं आता। लेकिन हमने भैया पहले इस चीज को समझ लो, पहले इस चीज को क्या कर लो, समझ लो कि होता क्या है, ठीक है। तो इस बात को भैया समझ लेना अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी आएगा, हमने ये दो हमने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको हम तैयार करवा दिए हैं इसी लैंग्वेज से। कौन कौन से हो सकते हैं, देख से कोई पूछेगा कि इक्वेटर से कौन सा देश आता है, तो कौन सा लिखोगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो लिखोगे। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका के कौन से पार्ट में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है। ये किस रीजन में आता है, तो इक्वेटर रीजन में आता है, ठीक है। इतनी बात है। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23 ऑफ नॉर्थ होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, 23rd ऑफ साउथ होता है, जिसको मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब चीजें जब तुमको पता होगी, और ये कोई तुमसे पूछ ले इंडिया कहाँ आता है, तो इंडिया आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अभी हमने तुमको बताया कि जब हम कोई ये जो लॉन्गिट्यूड होती है, जो मेरी देशांतरी होती है, जो खड़ी ये बांटती है 2 बराबर भागों में, ईस्ट और वेस्ट में। और जो ये मेरी अक्षांशी होती है, ये बांटती है नॉर्थ और साउथ में, तो हमारा जो इंडिया आता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है और किसी भी हेमिस्फीयर में नहीं आता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है मेरा इंडिया। और किसमें आता है, किसमें आता है, बोलो किसमें आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्ट स्फीयर में, ठीक है। कितनी बात है स्फीयर ये ज्यादा मिनट